नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम फैमिली सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। फैमिली सेटलमेंट के जरिए परिवार में होने वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट या और कोई भी डिस्प्यूट को बड़ी ही आसानी से घर बैठे सुलझाया जा सकता है। और फैमिली सेटलमेंट में जो सेटलमेंट होता है उससे फैमिली के मेंबर्स जो उस सेटलमेंट का पार्ट हैं बाउंड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैमिली सेटलमेंट को किस तरह से किया जाता है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो चलिए फैमिली सेटलमेंट के बारे में जानते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट इज फैमिली सेटलमेंट? फैमिली सेटलमेंट की वैसे तो लॉ में कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी फैमिली जो एक ही एंसेस्टर से निकली है या ये कहें जिसमें क्लोज रिलेटिव भी शामिल होते हैं, इनके बीच में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि वो पीस ऑफ माइंड बाई कर सकें, फैमिली की हार्मोनी भी बनी रहे, फैमिली की गुडविल भी बनी रहे। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है, बस इसे ही फैमिली सेटलमेंट कहा जाता है। फैमिली सेटलमेंट वैलिड तभी होता है जब उस फैमिली सेटलमेंट को करने वाले फैमिली मेंबर्स ने उसे अपनी इच्छा से किया है, बिना किसी दबाव के किया है, उन्हें किसी धोखे में नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में जो फैमिली सेटलमेंट किए जाते हैं वो वैलिड होते हैं। फैमिली सेटलमेंट का बेनिफिट ये होता है कि इससे जिस डिस्प्यूट को अगर हम कोर्ट में लेकर जाते तो उससे कोर्ट में जो समय लगता वो बच जाता है। फैमिली सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान होता है, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फैमिली सेटलमेंट क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब हम ये जानते हैं कि फैमिली सेटलमेंट को किस तरह से किया जा सकता है। फैमिली सेटलमेंट को अगर फैमिली के मेंबर्स चाहें तो ओरली यानी मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, यानी वे मौखिक रूप से ये तय कर सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उस संबंध में उस प्रॉपर्टी की क्या व्यवस्था रहेगी, या ओरली ये भी तय कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा किस फैमिली मेंबर्स के पास जाएगा। सपोज फैमिली सेटलमेंट जो कि ओरली फैमिली मेंबर्स ने कर लिया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो फैमिली सेटलमेंट ओरली किया था उसे डॉक्यूमेंट पे यानी पेपर पे लिख लेना चाहिए, जिसे कि हम मेमोरेंडम भी कह सकते हैं। तो वो जो फैमिली सेटलमेंट जो उन्होंने ओरली किया था उसे पेपर पर भी लिख सकते हैं, उसे हम मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली मेंबर्स को ये लगता है कि उनके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी किस्म का फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो वो ऐसी स्थिति में फैमिली सेटलमेंट को टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हुए उसे पेपर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फैमिली सेटलमेंट को ओरली भी किया जा सकता है और पेपर पर एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। फैमिली सेटलमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से अबव है, अगर उसका ट्रांसफ़र यानी अगर वो प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है तो ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन अगर फैमिली सेटलमेंट ओरली किया गया है, फैमिली मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है ओरली कि ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, इस प्रॉपर्टी को उसको दिया जाएगा, तो इस सिचुएशन में ओरल एग्रीमेंट जो होता है, ओरल जो फैमिली सेटलमेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो मैंडेटरी नहीं है। फैमिली मेंबर्स के बीच एक ओरल फैमिली सेटलमेंट हो गया और उस फैमिली सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने अपने हिस्से पर पोजीशन ले लिया, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ओरल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने एक्ट अपॉन कर लिया। लेकिन फ्यूचर में उन्हें लगता है कि भैया इसको लेकर तो डिस्प्यूट हो सकता है, तो उस ओरल फैमिली सेटलमेंट को पेपर पर डिस्क्राइब कर लिया जाए। तो इस प्रकार से जब उस फैमिली सेटलमेंट को पेपर पे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसे हम मेमोरेंडम भी कहते हैं। तो इस तरह के मेमोरेंडम को भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा एक सिचुएशन और हो सकती है। सपोज फैमिली मेंबर्स में किसी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिफरेंसेस आ गए और उन्होंने ये तय किया कि इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं और उन्होंने उसे फैमिली एग्रीमेंट के रूप में एक पेपर पर एग्जीक्यूट कर लिया। इस फैमिली सेटलमेंट में एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर को प्रॉपर्टी दी गई, या सपोज करें किसी फैमिली मेंबर ने अपनी सेल्फ अर्न इनकम से अपनी इनकम से कोई प्रॉपर्टी ली थी, जिसे हम सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी भी कहते हैं, वो किसी दूसरे फैमिली मेंबर को दी, या फैमिली के अलावा किसी थर्ड पार्टी को दी जो फैमिली का मेंबर नहीं है। इस तरह की जो सिचुएशन अराइज होती है
उन सिचुएशंस में इस तरह के फैमिली सेटलमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से अबव है। तो अगर सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है कि फैमिली सेटलमेंट के जरिए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रहे हैं, तो इस तरह के फैमिली सेटलमेंट को जरूर रजिस्टर करवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट में उस डिस्प्यूट को आसानी से रिजॉल्व कराया जा सकता है, और अगर फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर्ड है तो कोई भी पार्टी उससे डिनाई नहीं कर सकती है, वो उससे बाउंड होती है। अगर फैमिली में फैमिली सेटलमेंट हो रहा है और आपके मन में ये डाउट आता है कि फ्यूचर में कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई एक फैमिली मेम्बर उस फैमिली सेटलमेंट से रिजाइल कर सकता है, उसे इनकार कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस फैमिली सेटलमेंट को रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। अगर फैमिली सेटलमेंट इस नेचर का है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी है, लेकिन फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और वो कोर्ट तक जाता है, तो उस फैमिली सेटलमेंट को जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे एविडेंस में रीड नहीं किया जा सकता है। सो फैमिली सेटलमेंट के इस इशू को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।